हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट जो हमने कंप्लीट किया था वो किया था हमने मेटेलिक मिनरल के साथ। सेकंड पार्ट के अंदर हम नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं उनको रीड करने जा रहे हैं। तो नॉन मेटेलिक जो आपका मिनरल है वो आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। तो नॉन मेटेलिक मिनरल के अंदर देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है माइका। माइका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। जो माइका है उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कौन सी इंडस्ट्री के अंदर? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर। जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनती है ना उसके अंदर माइका यूज किया जाता है, सीधी सी बात है। और इसके बाद इन्होंने बताया इट हैज एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है और हाई रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती हैं उनके अंदर माइका को यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पर नॉन मेटेलिक में आएगा आपको लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के अंदर क्या है? कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। अब ये क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपोज्ड से क्या बन गया? लाइमस्टोन बन गया। और लाइमस्टोन को हम किस चीज में यूज करते हैं? जो हम लाइमस्टोन को यूज करते हैं वो यूज होता है सीमेंट के रूप में। ठीक है, तो हम जो सीमेंट यूज करते हैं वो हमें किससे मिलता है? लाइमस्टोन से मिलता है। देन उसके बाद है आपको हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। जो माइनिंग का काम करते हैं जो भी लोग, उनको क्या क्या खतरे होते हैं? तो सबसे पहला खतरा तो ये है कि हमारी हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। दूसरा, इसी के साथ एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा खराब होता है। देन सेकंड नंबर पर है डस्ट और नॉक्सियस फ्यूम्स इनहेल। जो लोग हैं वो लगातार माइंस के अंदर काम करते हैं, वहां पे डस्ट उड़ती रहती है, बारीक बारीक जो कण होते हैं वो जब हम इनहेल करते हैं तो उससे क्या है? पुलमोनरी जो है डिजीज जो है लगने का खतरा होता है। मतलब कि ये पुलमोनरी जो डिजीज है, बीमारी है, ये लग जाती है अगर लगातार डस्ट जो है, जो माइंस में काम करते हैं लगातार उनके अंदर डस्ट अंदर इनहेल करते रहते हैं वो। देन उसके बाद क्या है? कई बार क्या है, जब वो माइन के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो भी लेबर वाले लोग हैं, ठीक है, वो माइनिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे काम करते करते क्या है, एक तरह से माइंस बनी होती है, सुरंग बनी होती है, तो उस पे क्या है, छत जो है गिर जाती है। ठीक है, छत गिरने से, या फिर देखो इंडंडेशन एंड फायर्स। और क्या है, कई बार जो क्या है, इनंडेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब बारिश वगैरह आती है तो माइनिंग के अंदर क्या है, खड्डे किए हुए होते हैं, तो तभी कुछ भी मिनरल वगैरह निकाला जाता है। तो जब बारिश होती है तो उसके अंदर पानी भर जाता है। पानी भर जाता है तो ऐसे में पता नहीं चलता है गहरा है खड्डा कितना है या कितना नहीं। तो उससे क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कोई इसके अंदर गिर जाता है। और इस तरीके से क्या है, फायर्स। और कई बार क्या है, वहां पर ब्लास्ट वगैरह भी किए जाते हैं। ठीक है, माइनिंग के लिए क्या है, ब्लास्ट वगैरह किए जाते हैं, फायर्स वगैरह वहां पर लगने का खतरा होता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसके अलावा और क्या है, जो वेस्ट जो वाटर सोर्सेज हैं वो भी क्या होते हैं, कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। जो मतलब माइनिंग हम लगातार करते रहते हैं, उससे क्या है, जो हमारा पानी है, ठीक है, पानी के जो भी सोर्सेज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या है, डंपिंग वेस्ट। जो क्या है, इसका जो वेस्ट होता है वो वहीं पे ढेर लगा देते हैं लोग, वहीं पर ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि लैंड की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, खराब होना स्टार्ट हो जाती है जो लैंड है। देन उसके बाद आपको आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हमको क्या है, मिनरल्स को बचाकर रखना होगा, नहीं तो ये ऐसे तो खत्म होते जाएंगे। तो यहां पर आपको क्या बताया गया है, देखो कह रहे हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स टेक अ लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। की जो मिनरल्स है उनको तैयार होने में क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इतना लंबा टाइम लग जाता है उनको तैयार होने में। तो इसलिए हमको क्या है, सोच समझकर प्लान करके, ठीक है, और सस्टेन करके हमको इनको यूज करना चाहिए। देन उसके बाद है आपको दे आर फाइनाइट इन नेचर। ये क्या है, नेचर में बहुत ज्यादा लिमिटेड स्टॉक के अंदर है, नॉन रिन्यूएबल भी हैं और एग्जॉस्टिबल भी हैं। हम लगातार इनको एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं और ये दोबारा बनने भी नहीं है। तो इसलिए क्या है, हमको इनको बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, जो भी मेटल्स होते हैं उसको रिसाइकल करके रीयूज करना चाहिए। देन उसके बाद क्या है, हमको अपनी टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करना चाहिए, ताकि जो लो ग्रेड ओर्स हैं, ठीक है, जो लो ग्रेड ओर्स हैं, ताकि हम उनको लो कॉस्ट के ऊपर क्या है, मतलब उनको यूजेबल बना सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमको कंजर्व करना होगा किस चीज को, मिनरल्स को। देन इसके बाद आपको स्टार्ट हो जाता है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज कौन से? आप एनर्जी किन चीजों से जनरेट होती है? तो वो होती है कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से। इन सब से ही क्या है, हमें एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे देखो बताया कि एनर्जी रिसोर्सेज दो टाइप के हैं। पहला है कन्वेंशनल सोर्सेज, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब देखो इसमें क्या आएगा, जो आपका कन्वेंशनल सोर्सेज है इसमें आपको बताया कि इट इज नॉट इको फ्रेंडली। ये इको फ्रेंडली नहीं है, पोल्यूशन करता है।
और क्या है, एंशियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्स है ना वो बहुत पुराने सोर्स हैं जिनको हम बहुत पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं। इट इज नॉन रिन्यूएबल, और इसको दोबारा से नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा से हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, फायरवुड आएगा, कैटल डंग आ जाएगा, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आती है, कन्वेंशियल सोर्सेज में आती हैं। अब जो नॉन कन्वेंशियल सोर्सेज है उसमें क्या आएगा, इट इज इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली है, ठीक है, मतलब ज्यादा पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इट इज रीन्यूएबल, और इसको दोबारा भी बनाया जा सकता है। देन इसमें आ जाएगा सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, मतलब कि जो अब के टाइम में एनर्जी सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं जो न्यू है उनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर रखेंगे, और जो पुराने एनर्जी के सोर्सेज है उनको हम कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर रखेंगे। सिंपल सी बात है। देन इसके बाद आपको स्टार्ट हो जाता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर आपको सबसे पहले आ जाएगा कोल, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको कोल जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। तो देखो जो इंडिया के अंदर कोल है वो बहुत ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल फोसिल फ्यूल, ये क्या है, एक तरह से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिलने वाला फोसिल फ्यूल है क्या, कोल। देन इसके बाद क्या है, ये किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इससे पावर जनरेशन की जाती है, बिजली बनाई जाती है, पावर बनाई जाती है, ठीक है, इसलिए क्या है, हम कोल जो है वो क्या है, पावर जनरेट करता है। देन इसके बाद क्या है, इसको हम इजीली कन्वर्टेड कर सकते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की अदर फॉर्म्स के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद हमें यहाँ पे ये बताया गया कि ये 4 टाइप के कोल जो हैं हमें मिलते हैं। सबसे पहला जो है आपको बता रखा है पीट। पीट क्या है, इसमें लो कार्बन होता है और हाई मॉइस्चराइजर कंटेंट होता है, मतलब मॉइस्चर गीले से टाइप का मतलब कि कोल है ये। देन इसके बाद क्या है, लो हीटिंग कैपेसिटी, इसके अंदर क्या है, लो हीटिंग कैपेसिटी होगी, मतलब कि बहुत कम जलता है, और इसको जलाने पर स्मोक, धुआं भी बहुत ज्यादा होता है, पीट। देन उसके बाद है आपको लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है, लो ग्रेड ब्राउन कलर का ये जो है आपको कोल मिलता है, ब्राउन कलर का कोल होता है। देन ये क्या है, सॉफ्ट है विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, इसके अंदर भी क्या है, सॉफ्ट तो होता है बट इसके अंदर भी हाई लेवल का मॉइस्चर हमें देखने को मिलता है। ये हमें नवेली इन तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, लिग्नाइट कोल। जो थर्ड टाइप है कोल की वो है आपकी बिटुमिनियस। बिटुमिनियस के अंदर क्या बताया, मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज, मतलब कि जो कमर्शियल मतलब इंडस्ट्री वगैरह के अंदर जो भी काम होता है, ठीक है, बड़े लेवल के ऊपर जो भी कमर्शियल वर्क हो रहा है वहां पे सबसे ज्यादा बिटुमिनियस कोल को जो है यूज किया जाता है, इसलिए ये मोस्ट पॉपुलर भी है। इसमें 60 से लेके 80% तक कार्बन कंटेंट हमें देखने को मिलता है, और ये क्या है, आयरन स्मेल्टिंग के अंदर भी इसी बिटुमिनस कोयल को जो है यूज किया जाता है। देन इसके बाद आ जाता है आपको एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में आपको बताया गया है कि ये हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है, हाईएस्ट क्वालिटी भी है और हार्ड भी है। इसके अंदर 80% कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है, और ये लेस स्मोक जो है पैदा करता है जब इसको बर्न करते हैं, जलाया जाता है। तो इस तरीके से 4 टाइप के आपको क्या बता रखे हैं, यहाँ पे कोल बता रखे हैं। देन सेकंड नंबर पर जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पहला हमने क्या पढ़ा है, कोल पढ़ा है, सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स माना जाता है आफ्टर कोल, ठीक है, इंडिया के अंदर। देन इसके बाद इसको बताया गया है कि इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाय पाइपलाइन। पाइपलाइन यूज करते हैं पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट एंड लाइट। हीट और लाइट को क्या है, एक तरह से फ्यूल देता है, कौन, पेट्रोलियम। देन उसके बाद मशीनरी को लुब्रिकेंट्स भी कौन प्रोवाइड करता है, पेट्रोलियम, ठीक है, मशीनरी को क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेंट्स। देन उसके बाद है इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है सबके अंदर पेट्रोल ही एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करता है, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो क्या है, इंडस्ट्रीज चलती भी नहीं है। देन इसके बाद इन्होंने बताया कि पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फोल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है। यहाँ पे क्या है, देखो ये जो आपको यहाँ पे रॉक दिखाई गई है ये क्या है, नॉन पोरस है, ये वाली भी, और ये ब्राउन है ये वाली भी, ठीक है, और यहाँ का जो एरिया ये आपको आ जाएगा पोरस, ठीक है, ये आपको आ जाएगा पोरस। और जो क्या है, इन दोनों के अंदर जो क्या है, एक तरह से ये जो पोरस वाला एरिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपको यहाँ पे जो है ऑयल देखने को मिलता है। ऑयल के ऊपर एग्जैक्ट क्या होती है, जो आपको गैस देखने को मिलती है। ये मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाती हूँ कि पेट्रोलियम कैसे फाइंड आउट होता है। देखो इन्होंने बताया कि जैसे ये एक मतलब लगा लो कि लैंड है, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये इस तरीके से लगा लो कि ये क्या है आपका एंटीक्लाइन
और ये क्या है, जो ये नीचे वाली साइड होती है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिनक्लाइन। अब इन्होंने कहा है कि ये जो एंटीक्लाइन होती है, ठीक है, ये जो एंटीक्लाइन है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोसिल्स होते हैं, ठीक है, ये आपका फोसिल्स है। जब ये क्या है जमा होते रहते हैं उसके बाद ये किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ये फोसिल्स, ठीक है। जो आपके एंटीक्लाइन हैं, ठीक है, वहाँ पे फोसिल्स जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी सालों के बाद फिर वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अब आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से जो है मतलब कि आपको मिलते हैं। अब ये देखो इन्होंने एक पोरस और नॉन पोरस का भी जो है दिया हुआ है आपको, पोरस और नॉन पोरस में किस तरीके से ये जो है आपको पेट्रोलियम मिलता है। देखो कि जैसे नोटबुक के ऊपर भी मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, देन ये आ जाएगा। अब यहाँ का ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो फिल किया हुआ है और ये भी जो फिल किया हुआ है, ठीक है, ये दोनों ही एरियाज जो हैं ये क्या है, नॉन पोरस है, नॉन पोरस। मतलब कि इसके अंदर अगर चीज़ अगर चली गई तो वो इतनी हार्ड है कि वो आगे नहीं जा सकती, पास ऑन नहीं हो सकती, पास आउट नहीं हो सकती, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पोरस, ठीक है। तो जो आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, ये आपका सारा का सारा पेट्रोलियम है यहाँ पर। अब ये क्या है, पेट्रोलियम ना तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, नॉन पोरस है, ठीक है, और ये भी क्या है, नॉन पोरस है। ये जो आपका ये वाला जो एरिया है ना, ये सॉफ्ट लाइमस्टोन से बना हुआ है, सॉफ्ट लाइमस्टोन से, जिसके अंदर क्या है, मतलब कि पोरस, पोरस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सोख लेना। तो यहाँ पे जो पेट्रोल है आपका, ठीक है, जो पेट्रोल है वो इस एरिया के अंदर जमा हो जाता है पोरस में, ठीक है। नॉन पोरस का एरिया ऊपर की साइड भी है और नीचे की साइड भी है, ना तो वो पेट्रोल ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, यहीं पे फ्लोट करता रहता है, ठीक है। जब ये फ्लोट कर रहा है पेट्रोल, तो जो पेट्रोल के एग्जैक्ट ऊपर का ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस। जो हम नेचुरल गैस वगैरह यूज़ करते हैं ना घर पर, ठीक है, तो वो गैस जो है वो एग्जैक्ट पेट्रोल के ऊपर ही आपको फाइंड आउट होती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको बताया गया कि पेट्रोल किस तरीके से फाइंड आउट होता है। अभी आपका ये जो पेट्रोलियम है यहाँ पर पढ़ने के बाद अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बोर्ड पे भी, वाइट बोर्ड पर भी आपको समझाया और ये आपको नोटबुक के ऊपर भी ड्रॉ करके बता दिया गया। एक बार फिर से रीड कर देती हूँ ये लाइन जो है, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फोल्ट ट्रैप बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। ये नॉन पोरस रॉक है और यहाँ पे सेडिमेंट्री जो है पोरस रॉक होती हैं, जो कि क्या है, सॉफ्ट होती हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये सारा का सारा जो ऑयल है वो फ्लोट करता रहता है, एग्जैक्ट उसके ऊपर क्या मिलती है, गैस मिलती है। और अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, ठीक। सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया कि ये बहुत ही कम मात्रा में कार्बन मतलब कि प्रोड्यूस करता है जब इसको बर्न किया जाता है। फिर है इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक, हम इसको घरों में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रियल फ्यूल भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि सीएनजी है, पीएनजी है, ठीक है, पीएनजी कुकिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी यूज़ करते हैं हम, तो वो क्या है, सारी की सारी नेचुरल गैस से ही तैयार होती है आपकी। देन आपको आ जाएगा फिर नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इन्होंने बताया कि 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, पहली है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कह रहे कि इट इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर, जो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है वाटर का फास्ट, जैसे कि टरबाइन के ऊपर जब पानी गिरता है तो टरबाइन जो है घूमती है, उसके बाद क्या है, बिजली पैदा होती है। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, और इंडिया में जो है काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ जो है बाखड़ा नंगल डैम वगैरह बहुत सारे मल्टीपर्पज़ डैम जो है बने हुए हैं, जिससे हम क्या बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। देन दूसरे नंबर पर आ जाएगा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को यूज करके हम क्या करते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जो कि यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से देखो हमने जो है आपके आज जो टॉपिक है सेकंड पार्ट के अंदर नॉन मेटेलिक में हमने माइका पढ़ा है, फिर लाइमस्टोन पढ़ा है, देन उसके बाद माइनिंग के अंदर हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं वो पढ़ी हैं, देन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के पॉइंट पढ़े हैं हमने, देन उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज पढ़े हैं। एनर्जी रिसोर्सेज 2 टाइप के, कन्वेंशनल है और दूसरा नॉन कन्वेंशनल है।
फिर उसके बाद हमने कन्वेंशनल के अंदर ही अभी तक हमने सिर्फ कन्वेंशनल ही रीड किया है। सबसे पहला कोल आ जाएगा, फिर कोल के हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। देन हमने पेट्रोलियम पढ़ा है सेकंड, ठीक है। और एक पेट्रोलियम का एक चीज और याद रखना, नोडल इंडस्ट्री भी बोला जाता है। नोडल इंडस्ट्री का मतलब क्या है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है ना वो अदर इंडस्ट्रीज को, जैसे टेक्सटाइल है, फर्टिलाइजर वाली कोई मतलब ये है फैक्ट्री है, और उसके बाद क्या है केमिकल इंडस्ट्रीज है, सबको जो है पेट्रोलियम ही जोड़ के रखता है। अगर पेट्रोल होगा तभी अदर इंडस्ट्रीज क्या है वर्क कर पाती हैं, एक तरह से की रोल प्ले करता है। तो इसको हम नोडल इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, किसको, पेट्रोलियम को। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है ये आपको। देन इसके बाद हमने नेचुरल गैस कर लिया, नेचुरल गैस के साथ ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जो है कवर कर लिया है। सिर्फ आपका अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है लास्ट टॉपिक बचा है। मिलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।